आजकल मीडिया को किसी भी रियासत का चौथा सतून कहा जाता है. After judiciary, legislative and executive, it's media. And often the words democracy and journalism, they are paired together so as to show the stability a free media can provide to any government. तो सहाफ़ियों का किरदार माजी में कितना अहम रहा है या आज कितना अहम है, इससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते. लेकिन क्या आप जानते हैं, चलिए सिर्फ इधर की बात नहीं करते, पूरी दुनिया को उठा लीजिए, वेस्ट को उठा लीजिए, किसी डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका को उठा लें या फिर यहाँ की कोई डेवलपिंग नेशन, द रेशियो ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट्स टू मेल्स इज़ नॉट इक्वल. सिर्फ पाकिस्तान में टोटल सहाफ़ी जितने हैं उसमें से 10% से भी कम ख़वातीन हैं. तो ज़रूरी है कि जितनी भी हैं उनके बारे में बात की जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि शायद आप देखने वालों में से कोई उनकी स्टोरी से मोटिवेट होकर इस फील्ड में आना चाहे. मेरी आज की गेस्ट एक ऐसी ही फीमेल जर्नलिस्ट है. कर रहे हैं, बीमारियों की बात कर रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हम लोग ये? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सबसे पहले तो ये इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? मैंने सोचा कि आपको ज़बरदस्ती कुछ खिलाया जाए और मैं भी कुछ खाऊं साथ में. नहीं, थैंक यू सो मच. अच्छा ज़वेरिया, सबसे पहला सवाल कि जर्नलिज़म की तरफ आई क्यों? एक्चुअली मैं तो ग्रेजुएशन में मास्टर्स कर रही थी, ग्रेजुएशन मैं कर रही थी इकोनॉमिक्स में, ठीक है. और उसमें ये था कि मैं एक बजट के शो में जाती हूँ, क्योंकि हमारे से ये होता था, कॉलेज से नॉमिनेट होते थे स्टूडेंट्स जाने के लिए, और मैं डिबेट्स का हिस्सा थी. और इसके साथ मुझे जो है एक्सटेम्पोर डिबेट के लिए भी भेजा जाता था और मुझे ऐसे राइटिंग के लिए भी भेजा जाता था. क्योंकि वो होता था, उसी वक्त टॉपिक दिया जाता था और उनको भेजा जाता था जिनको लिखना आता था. तो मुझे लिखना इसलिए आता था कि मैं बचपन से अखबारों के लिए कहानियाँ और छोटे छोटे फीचर्स और आर्टिकल लिखती थी, जो कि बच्चों के सफ़ात पर जो है वो आते थे. अब मैं जब एक निजी चैनल पे गई रिकॉर्डिंग के लिए बजट के सेशन की, क्योंकि बजट आ रहा था 2008 का, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया अपनी पार्लियामेंट डायरी के लिए. मुझे ब्रेसेस लगे हुए थे. आई वाज सो स्किनी, 45 kg होती होंगी मैं. और मैंने कहा कि मैं तो इतनी प्रेजेंटेबल ही नहीं हूँ फॉर स्क्रीन. आई एम जस्ट लाइक चाइल्ड, मैं तो अपने आप को बच्चा ही समझती हूँ. तो मैंने कहा मुझे कैसे सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट को कैसे जॉब दे सकते हैं ना, और मेरा इतना एक्सपोजर भी नहीं है पॉलिटिकल. और मैंने कहा आप ही करेंगी. आई वाज लाइक कि मेरी इकोनॉमी में की तरफ हूँ, स्टैट्स की तरफ हूँ, और जोग्राफ़ी मेरा एक थर्ड सब्जेक्ट जोग्राफ़ी था. तो मैंने कहा ये अब मैं पता नहीं कैसे करूँगी. लेकिन ये था कि मुझे लिखने की वजह से जो है पढ़ने का शौक़ था, यानी कि मैं अखबार पढ़ती थी. सो आई नो अबाउट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पीपल, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. बुक रीडिंग का बहुत शौक़ था मुझे बचपन से. वहाँ से मुझे जब पार्लियामेंट डायरी मिलती है तो मैं तो इतना कॉन्शियस थी पहले दिन स्क्रीन पर कि मेरे ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं या नहीं. आई वाज लाइक कि लोग मजाक बनाएंगे कि एक एंकर है और उसके ब्रेसेस भी हैं, क्योंकि उस ज़माने में ब्रेसेस कम लोग पहनते थे. मैं 2008 की बात कर रही हूँ. वो एक ऐसी चीज़ होती थी कि लोग आपसे एकदम से पूछते थे कि ये आपने क्या लगाया हुआ है ना. और मैं सबसे छोटी थी नेशनल असम्बली में, बहुत मैंने फिर वहाँ से बुकलेट निकलवाई, लिस्टें निकलवाई, पार्लियामेंटेरियंस के नाम याद किए, पार्टी एफिलिएशन याद की. सारा दिन धूप में काम करती थी. रंग इतना सांवला हो जाता था क्योंकि वहाँ डायरेक्ट धूप आती थी गेट नंबर 1 पे, और मुझे सारी डायरी बनानी होती थी. और मैं ख़ुद ही प्रोड्यूसर थी उसकी, ख़ुद ही मैं डायरेक्टर होती थी, ख़ुद ही कंटेंट करती थी. सिर्फ ये था कि जितना मेरा एनएलई का स्टाफ था वो मुझे बहुत ज़्यादा वो करता था. और सादिया जब्बार जो कि उस चैनल के ओनर की बेटी थी, वो राज भट्टा साहब जो कि अभी भी जो बड़ा नाम है, उन दोनों ने मुझे बहुत ग्रूम किया और बहुत ज़्यादा जो है मुझे उन्होंने काम करने का मौका दिया. फिर मैं समा में चली गई और मैं नेशनल असम्बली कॉरेस्पॉन्डेंट थी और वहाँ से भी पार्लियामेंट डायरी करती थी. समा के साथ साथ ही मैंने जो है वो खैबर
फैमिली ज्वाइन कर ली, ABT खैबर और K2, एंड दैट वाज द लाइक टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वहाँ पे भी मैं बहुत ग्रूम हुई, लाइक स्टाइल वाइज, कपड़े कौन से पहनने हैं, बात कैसे करनी है, बहुत चैटर बॉक्स होती थी उस वक्त। इतनी बातें, इतनी शरारतें, और मेरे 4 शोज़ होते थे हफ्ते में, और ट्रांसमिशंस उसके अलावा होती थी। बहुत इन्जॉय किया है वहाँ पे, मतलब दे ट्रीट मी लाइक देयर ओन डॉटर एंड प्रिंसेस। इतना एक सेलिब्रिटी स्टेटस और शरारतें करना, बड़ी फरमाइशें किया करते थे। मैंने आपके बहुत किस्से सुने ट्रांसमिशन में मैं तो सिर्फ फलाना वाला वो जूस पीऊँगी, मुझे वही पसंद है, तो वही आता था। और नहीं, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, हम ये करेंगे। हम कुलीग्स जितने भी थे वहाँ पर, जो एंकर्स, प्रोड्यूसर्स सब थे, प्रोडक्शन के लोग, कैमरामैन, वी ऑल लाइक आवर वन फैमिली। और अगर हमें नीचे कामरान साहब बुलाते थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो एक हमारे और ट्रीट होती थी, उनके साथ चाय पीना, उनकी डांट भी सुनना, उनसे नसीहत भी लेना। उन्होंने भी ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा जो है, मुझे एज अ एंकर उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेरा उनके साथ एक बहुत बाप बेटी वाला जो है एक स्पेशल बॉन्डिंग रही है। वो हर ट्रांसमिशन मुझे देते थे, तो मैं एक प्राइड लेती थी और शाबाश देते थे। स्पेशली जिन ट्रांसमिशन से मैंने दुपट्टा लिया हुआ होता था, तो उस पर मुझे स्पेशली शाबाश देते थे कि आज हमारी बेटी बहुत अच्छी लग रही थी और हमारी बेटी का कंटेंट बहुत अच्छा था। और जहाँ डांट पड़नी होती थी, ऑफ कोर्स वहाँ पे डांट भी पड़ती थी। यू थिंक कि इस तरह का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी फीमेल के लिए इस फील्ड में आना? क्योंकि मोस्टली लोगों को यही डर होता है कि कैसे काम करेंगे, मेजॉरिटी इज़ द मेल, मतलब मेजॉरिटी मेल है जिनके साथ आपने काम करना है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये अगर सपोर्ट ना होता, ये प्यार ना होता, इतना वेलकमिंग ना होता तो? अच्छा, उस वक्त स्टूडियो एम्बेसी रोड पे होता था, तो वो एक घर ही था। घर से ऐसा लगता था मैं घर से घर में ही गई हूँ, कि यहाँ भी बड़े हैं, वहाँ पे भी बड़े हैं, तो मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, मुझे कोई दुख या तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। और कभी मैंने हरासमेंट का लफ्ज़ तक नहीं सुना, ना देखा अपने कैरियर में। क्यों? ऐसे बड़ों की वजह से, कि जिन्होंने इतना मेंटेन रखा। वो ये कहते थे कि ये जो मेरी बेटियां हैं ना, दे ओन दिस टेरिटरी। तो जब आपको इतनी ज़्यादा एक वो मिलता है ना, फ्रीडम ऑफ वर्क, और इतना आपको पावर मिलती है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 3-3 4-4 बैग्स उठा के आती थी, कपड़ों का अलग है, लैपटॉप का अलग है, क्या आई फील लाइक कि मैं अपने घर से घर में आ रही हूँ। एंड आई रियली इंजॉयड द टाइम। मतलब पूरा दिन भी अगर ऑफिस में हम होते थे, तो हमें ये नहीं लगता था कि हम ऑफिस में हैं। इट वाज लाइक आप अपने घर में ही हैं, रिलैक्सिंग माहौल, लाइव में रिलैक्स माहौल। कोई इशू हो गया, आपने पानी पीना है, जिस तरह होता है ना, समटाइम गले में फंदा लग जाता है, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है बोलते हुए, आप बस एक इशारा करो तो वो समझ जाते थे कि अभी ब्रेक लेनी है या कोई चीज़ सेट करनी है। उस तरीके से समटाइम हमने 2-2 बजे तक भी काम किया, जब ट्रांसमिशंस रिकॉर्ड हो रही होती थी, जैसे ईद की या चांद रात की, या कुछ शोज़ जो पहले से रिकॉर्ड करने होते हैं। तो कभी 2 बजे भी ये फीलिंग नहीं आई थी कि मैं घर में नहीं हूँ या मैं मर्दों में काम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी अनकम्फर्टेबल नहीं हमें फील कराया। उन्होंने हमेशा हमें कॉन्फिडेंस दिया, ताकि जब हम स्क्रीन पे आएँ तो हम एक बहुत ज़्यादा और अच्छा परफॉर्म करें, जो कि बहुत कम चैनल्स में होता है। अच्छा जवेरिया, ये बताएं, जैसे आप बात बता रही हैं, जो मैं अपने माइंड में जवेरिया का इमेज बना रही हूँ, आई एम श्योर जितने देखने वाले उन्होंने आपको उस तरह भी देखा है। अब आपके ट्विटर पे देखें तो बहुत ही सीरियस इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही होती है, बहुत सीरियस डिस्कशंस हो रही होती हैं, चाइल्ड लेबर के ऊपर आप बात कर रही होती है ना, तो सोशल इश्यूज़। तो ये इतना एकदम से जंप कैसा है, बाय हार्ट मैं बहुत सेंसिटिव, पता है कब हुई? आई वॉज सो केयर फ्री, जॉली एंड एवरीथिंग। जब 2014 में सानिया APS हुआ और उसको मैंने कवर किया ना, जब एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं बुक लिख रही थी, मैं ऑथर हूँ उनकी। अच्छा। सारी फैमिलीज़ की मैंने मेमोरीज़ जो हैं वो इकट्ठी की और सारे शोहदा को ट्रिब्यूट दिया उस बुक में। वहाँ से मुझे डिप्रेशन होना शुरू हुआ एंड आई स्टार्ट क्राइंग फॉर लाइक छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे रोना आता था, क्योंकि मैंने तकरीबन 76 फैमिलीज़ के इंटरव्यू किए थे और 144 आप सोचें कि उसमें केसेस थे, और बाकी सबका डेटा भी इकट्ठा किया था, जिनसे मैं नहीं मिल सकी क्योंकि कोई बहुत दूर था, कोई किसी इलाके, सब पेशावर में नहीं थे ना, दूसरे सिटीज़ के लोग भी थे। वहाँ से मैं पहले जब कभी ब्लास्ट कवर करती थी ना, या क्योंकि मैं थ्रू आउट रिपोर्टर रही हूँ पहले, एंकर बनने से पहले और ऑथर बनने से पहले और कॉलमिस्ट बनने से पहले, ब्लास्ट कवर करते हुए भी मेरी आँख में कभी नमी नहीं आई थी। आई वॉज सो प्रोफेशनल, ठीक है। कितनी दफ़ा होता था मैं खुद चोट लग जाती थी, हमारे अपने शूज़ जल जाते थे क्योंकि आग लगी हुई होती थी, कांच होते थे, हमें खुद चोटें लग जाती थी। मेरा ख्याल में एक वो वाक़या था कि जब मैं रोई थी, जब आग लग गई थी कराची कंपनी में और लोग जल गए थे। दैट वाज द वन इवेंट जिसमें मुझे बहुत जिसमें मुझे बहुत रोना आया था। लेकिन जब मैंने APS कवर किया ना, उसने मेरे दिल को इतना छोटा कर दिया, बिकॉज़ वो हमारे बच्चों के ऊपर हमला था ना, मुल्क के माओं को रोते देखना, बच्चों के लिए तड़पते देखना, बच्चों को टीचर्स जो
उसमें शहीद हुए, वो अपने वालिदैन के लिए जो तड़पते थे, वहाँ से मेरे साथ ये चीज़ शुरू हुई कि मैं सेंसिटिव हुई, मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं बुक लिखूँगी तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिप्रेशन वॉज ग्लू टू मी। जैसे आप कहते हैं ना PTSD होना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो होता है आपको, वो मुझे अर्थक्वेक के बाद भी होने लग गया। कोई भी क्लाइमेटिक, हालांकि मैंने अर्थक्वेक भी कवर किया, मैंने सैलाब भी कवर किया, उस वक्त मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम मुझे कहाँ से शुरू हुआ? किताब लिखने के दौरान। फिर उसको मैंने ओवरकम इस तरह से किया। एक तो मेरी फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खुद आपकी चैनल पे सेगमेंट करती रही हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत उसमें सपोर्ट किया। एंड सेकेंडली मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजेस की। मैं थोड़ा सा रिलीजियस हुई, मैंने नमाज को रेगुलर किया, कुरान को रेगुलर किया। और मुझे जब भी कभी मैं एंग्शियस होती हूँ या मुझे डिप्रेशन फील होता है, क्योंकि कोविड के दौरान भी मैंने डिप्रेशन दोबारा फेस किया, इसको आप क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि उसका मैंने ये हल निकाला कि मैंने लाइव इंटरेक्शन शुरू कर दिया ऑन फेसबुक एंड ट्विटर विद माई फॉलोअर्स। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो मैंने की कि मैंने पेंटिंग करना शुरू की। बहुत ज़्यादा मुझे पेंटिंग आती ही नहीं है, बस कुछ भी लाइनें ड्रॉ वगैरह करके मैंने जो किया उसको किया। एंड सेकेंडली व्हेनेवर आई फील डाउन, एंग्शियस और डिप्रेस, तो मैं सूरह बकरा लगा लेती हूँ और पूरी तिलावत सुनती हूँ। उसकी क्विक जो तिलावत है वो इस तरह है कि वो 1 घंटे में भी ख़त्म हो जाती है, वो भी अपलोडेड है। अदरवाइज़ सबको पता है वो, क्योंकि ज़्यादा सुपारों पे मुहित है तो टाइम लगता है उसको सुनने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है जी, तो आप क्या करें, आप ये लिखें कि 1 आवर वाली रिसाइटेशन चाहिए। तो उससे ये होता है कि यू फील वेरी गुड एंड एनर्जेटिक। अच्छा जवेरिया, माशाल्लाह से यू आर मैरिड टू समवन हु इज़ अ फेमस नेम इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। आपका अपना ओपिनियन है, वो अपने ओपिनियनेटेड है, तो कभी क्लैश ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है आपस में माशाल्लाह? कैसे? अब तो 10 साल हो जाएंगे। एंड सेकेंडली ये कि मेरा एक रूल है कि मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ पॉलिटिकल चीज़ों पे आर्ग्यू करती ही नहीं हूँ। हस्बैंड के साथ पॉलिटिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं होती? हरगिज़ नहीं। मैं बिल्कुल भी, उनकी मेरी आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं उन्हें मैं शदीद नापसंद करती हूँ, और जिन चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ वो उनको शदीद नापसंद करते हैं। कभी वो मुझे हंसते हुए कहें ना तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप भी मेरी ही पसंद है। तो ये हो रहा होता है। एक्चुअली पहले थोड़ा बहुत करते थे, आज से 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन फिर हम दोनों काम में इतना मसरूफ़ हो गए ना कि अब तो मैं इतना भी नहीं कहती उनको कि आपने फ़लाँ गेस्ट को क्यों बुलाया या फ़लाँ गेस्ट को क्यों नहीं बुलाया, या आपने शो में ये बात क्यों की या ये क्यों नहीं की, या वो मुझे कहते हैं कि तुमने ये आर्टिकल में ये क्यों लिखा या वो, क्योंकि वो पढ़ते तो हैं और मैं भी उनका शो देखती हूँ, ठीक है। हम एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक ज़रा ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ज़रा कम ही देते हैं। हाँ, उनको मेरे ट्वीट्स पर अक्सर एतराज़ होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें इस तरह लिख देती हूँ जो कि नहीं मुझे लिखनी चाहिए, लेकिन मेरा एक बड़ा बोल्ड स्टैंस है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ओपिनियन है वो मुझे देना ही देना है। मैं बिल्कुल भी कुछ चीज़ छुपा नहीं सकती, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। इफ़ आई एम सैड आई एम सैड, इफ़ आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी। पूरी दुनिया को क्या, पूरे फॉलोअर्स को पता होता है, ठीक है। समटाइम वो मुझे मेरे ट्वीट्स पे कभी कभी टोकते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, ये चीज़ तुम्हें डिलीट कर देनी चाहिए, मतलब यहाँ तक कहते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो काम है ना, जिस तरह मेरा आर्टिकल है या TRT के साथ जो मेरा काम है, उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा। थोड़ा बहुत इंटरफेयर ट्विटर पे किया है उन्होंने, लेकिन समटाइम मैं उन्हें ये छेड़ देती हूँ कि ओह अच्छा इसको रीट्वीट किया हुआ है, अच्छा उसको ऐसी जस्ट जनरल फॉर टीजिंग ना, क्योंकि मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं किस चीज़ पे उन्हें थोड़ा सा वो कर सकती हूँ, क्या तंग कर सकती हूँ, तो मैं ये कह देती हूँ अच्छा इसको रीट्वीट, उसको रीट्वीट। हेल्दी रिलेशनशिप। हाँ, और दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम मैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है काम करने का, मेरे टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनके बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इस तरह भी नहीं होता कि हम एक दूसरे से कुछ मशवरा करें या एक दूसरे की राय मांगें, क्योंकि वो मालियाती स्कैंडल्स और इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं, हालांकि मैं ग्रेजुएट इकनॉमिक्स में हूँ, लेकिन फिर भी उसकी तरफ टच नहीं करती। मेरा ज़्यादा ह्यूमन साइड है, डिफेंस साइड है, ठीक है। उसके अलावा एविएशन है मेरा ज़्यादा जो लिखने का वो है, और इसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे अवामी एंड सोशल मीडिया, दैट्स ऑल्सो माई एक्सपर्टी। तो वो हमारे दोनों के टॉपिक्स नहीं आपस में मिलते, तो हम इतना वो नहीं करते। बस सम टाइम उनको ये होता है कि पहले वो ये कहते थे कि उनको कभी कभी होता था कि तुम ज़्यादा पिक्चर्स मत लगाया करो और ये वो, अब कहते हैं लगाया करो, पता नहीं वो उनके भी थोड़े मूड स्विंग्स शायद आते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि ट्वीट्स में कभी कभी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन काम पे मुझे याद नहीं आ रहा कि 10 साल में कभी भी इंटरफेयर किया हो। एक दूसरे को उस तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं और बैलेंस चल रहा है लाइफ में, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। जी, राइट। अच्छा जवेरिया को गुस्सा आता है? बहुत कम।
बहुत कम। ये तो आप बल्कि मेरी हेल्पर से भी पूछ सकती हैं कि शाज़ो नाज़िर मतलब कुछ ऐसा भी हो जाए ना कि बहुत कोई बड़ी चीज़ हो जाए। मतलब हमारे घर में बच्चे माशाल्लाह बहुत आते हैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरी फ्रेंड्स के बच्चे बहुत आते हैं। वो कोई मतलब महंगी से महंगी चीज़ भी तोड़ जाए ना तो आप मेरे माथे पे एक शिकन नहीं देखेंगे, बिकॉज आई लव चिल्ड्रन अ लॉट। इवन इन माई सिबलिंग्स, मेरे फादर मुझे ये कहते हैं कि जिया कभी अपने हक के लिए भी बोल लिया करो ना, कि तुम बिल्कुल भी नहीं बोलती। जैसे कोई चीज़ चाहिए या कोई फरमाइश करनी होती है, पेरेंट्स होते हैं ना गिफ्ट दे रहे होते हैं, कोई चीज़ दे रहे होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे होते हैं। मेरी बिल्कुल आदत नहीं है किसी से कुछ मांगने की या फरमाइश करने की। अगर मैं किसी चीज़ पर नाराज़ भी हो जाऊँ या मुझे कोई चीज़ बुरी भी लग जाए तो मैं चुप रहने पर जो है वो करती हूँ। जब सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली तो मैंने हमेशा लोगों को माफ़ किया। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था कि मैं उनको FIA में ले जाती, उनसे माफ़ियाँ मंगवाती, लेकिन उनके पेरेंट्स का सोच के ना मतलब मेरा मतलब आफ्टर APS मैं काइंड हार्टेड बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, वो क्या हमारे बच्चे ये सब कर रहे थे सोशल मीडिया पे, अब माफ़ियाँ मांगनी पड़ रही हैं, कि मैं कहती हूँ उनके पेरेंट्स सफ़र ना करें। नहीं, बट जवेरी डोंट यू थिंक कि ये एक बड़ा इजी टारगेट, फीमेल्स को सोशल मीडिया पे इजी टारगेट समझा जाता है, और कहीं भी कोई भी बात हो, फॉर इंस्टेंस आपकी बात से कोई मुत्तफिक नहीं है तो वो एक पर्सनल अटैक कर देता है। दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर फीमेल्स। मेल्स को इतना फेस नहीं करना पड़ता सोशल मीडिया बहुत होता है। आप अपने बारे में ऐसी ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं जो आपको पता ही नहीं होती। आई एम नॉट अ मदर येट, ठीक है, और मेरे बारे में ये लिखा गया कि अब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रही, बस कुछ अजीब बातें लिखी गई तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मैंने कहा कि मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं मेरे बारे में बात ना। और फिर एक दफ़ा ये हुआ था कि मैंने अपना कोई ओपिनियन दिया तो कुछ लोगों ने ये लिखा कि हम चाहते हैं कि आपके बच्चों का भी रेप हो। तो मैंने उनको ये कहा कि अच्छी बात है कि वो पैदा ही नहीं हुए, कि अगर ये हमारी ये सोसाइटी है, हमारी ये मेंटालिटी बन गई है कि लोग ये चाहते हैं कि जो जिन लोगों के बच्चे पैदा ही नहीं हुए उनका रेप हो जाए, तो अच्छी बात है कि वो इस दुनिया में नहीं आए। बिकॉज आई एम टू वोकल फॉर फ्यू थिंग्स, मैं उन पर नहीं चुप कर रह पाती, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कपड़ों की वजह से रेप होते हैं। नॉट एट ऑल। अगर कपड़ों की वजह से रेप होते तो छोटे बच्चे बच्चियों लड़के लड़कियों के रेप क्यों हो रहे हैं? वो तो 6-6 साल के हैं। आज मेरा आर्टिकल आया हुआ है महम और अंदलीब पे, इसमें से अंदलीब भी 6 साल की है और महम भी 6 साल की है। अंदलीब जिंदा है और जिंदा दरगोर हो गई समझे एक तरह से, और महम को मार दिया गया ज़्यादती के बाद। तो उस चीज़ से मेरा बड़ा सख्त स्टैंड है कि मैं कहती हूँ कि रेप का जिम्मेदार रेपिस्ट है और कोई दूसरी रीज़न नहीं है। कपड़े तो इसका बिल्कुल भी वो जो है नहीं, आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। अब मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी अब जब कोई ऐसी कोई बात करता है तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, इसको डिफेमेशन का नोटिस भेजना चाहिए या करना चाहिए। अब मेरा इरादा है कि मैं कुछ लोगों को ज़रूर जो है लेसन दूँगी, लेकिन अदरवाइज़ मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ। मेरी नेचर इस तरह की नहीं है। मैं घर में भी डांट डपट नहीं करती। मेरे जितने हेल्पर्स हैं उनको बहुत प्यार से रखती हूँ, जी उनको इस तरह बुलाती हूँ, मैंने उनके नामों से उनके साथ जी लगाती हूँ, प्यार से रखती हूँ। एंड सेकेंडली ये कि अपने रिलेटिव्स, महल्लेदार, फैमिली, उनके बच्चे, सब बच्चों से तो मुझे बहुत ही प्यार है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि लोग आपके बारे में जब भी बात करते हैं बहुत अच्छे अल्फाज में बात करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है और कम होता है। जी जब मेरे इसी से रिलेटेड मैंने सुना भी था कि नेशनल असेंबली की भी जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस हुई है। काफ़ी फीमेल जर्नलिस्ट ये टॉपिक लेके गई हैं कि स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर उनको जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है जस्ट बिकॉज लोग उनकी ओपिनियन से अग्री नहीं करते। जी, तो इज़ इट ट्रू, इसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह हुआ है? देखिए, इसमें होता ये है कि हम लोग जब अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो अगर हम PTI के अगेंस्ट बात करें तो PTI वाले हमें नून लीग का कह देते हैं, नून लीग के अगेंस्ट बात करें तो वो हमें PTI का कह देते हैं, जबकि वो अगेंस्ट नहीं होता, वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है। वो मेरा हक है। लोग मुझे प्रो PTI समझते हैं। वो मेरे 1 महीने की प्रोफाइल उठा के देखें, ऑथर प्रोफाइल आर्टिकल की, मेरे ख्याल में 6 आर्टिकल्स हैं मैंने PTI को इतने बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। वो किसी को भी किसी चीज़ पर भी लेबल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं मुकम्मल लिबास पे बहुत वोकल हूँ। मैं कहती हूँ लिबास मुकम्मल होना चाहिए, आपके लिबास से आपका जिस्म नज़र नहीं आना चाहिए। अब कल जब मैंने ये ओपिनियन दिया कि आप लिबास जो है वो आपकी रेप की जिम्मेदारी नहीं है, तो लोग मुझे कह रहे हैं आप तो बहुत लिबरल हैं, आप तो चाहती हैं मुल्क में फहाशी हो जाए। तो उससे मुझे इतनी हंसी आती है कि आप मेरी पर्सनैलिटी को जानते नहीं हो और आप कैसे मुझे उस चीज़ पर लेबल कर सकते हो। लेकिन गुस्सा मुझे कहाँ पर आता है, जहाँ गाली दी जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए किसी भी औरत की, चाहे मेरी या किसी पॉलिटिकल फिगर की या किसी सहाफ़ी की, किसी एंकर की, किसी भी औरत की। मर्द फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, औरतों को कोई चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है। कितने लोग जॉब्स छोड़ देते हैं, कितने लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहाँ पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस होती है। और मेरे ख्याल में मैंने कोई 15-20 हज़ार लोग ब्लॉक किए हैं ट्विटर पे सिर्फ इस वजह से।
मैं उस गाली को लाइक और रीट्वीट करने वालों को भी ब्लॉक कर देती हूँ। एंड दिस पॉलिसी इज ऑल्सो गोज फॉर माई फेसबुक, फॉर माई इंस्टाग्राम एंड फॉर माई यूट्यूब। कहीं भी मैं आई एम नॉट इनटू अ हिट्स गेम। जहाँ कोई बदतमीजी करेगा और वो उसको लाइक करेगा, वो दोनों ब्लॉक होंगे। देयर इज नो स्पेस फॉर अब्यूजर्स इन माय लाइफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जवेरिया को शॉपिंग का शौक है? Oh my God, I'm too much shopaholic. You can't even imagine. Okay. कि जब कोविड आया तो मैं इतनी ऑनलाइन एक्सपर्ट हो गई थी शॉपिंग में कि मैं जूते भी ऑनलाइन ख़रीद सकती हूँ, मैं दुपट्टे भी ऑनलाइन ख़रीद सकती हूँ, मैं ज्वेलरी भी ऑनलाइन ख़रीद सकती हूँ, मैं गैजेट्स भी ऑनलाइन ख़रीद सकती हूँ, मैं फर्नीचर भी ऑनलाइन ख़रीद सकती हूँ। आई नो हाउ टू शॉप ऑनलाइन। जब ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने ऑनलाइन जगह देखना शुरू। और अच्छा जवेरी, मुझे बताएं कि फिर कोई ऐसी परचेज जो आज भी रिग्रेट करती हूँ कि ये मैंने क्यों ख़रीदी, इस पे पैसे क्यों खर्च किए? कोई अच्छा, आई एम अ वॉच लवर। मुझे घड़ियों का बहुत शौक़ है और मुझे ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं अब रिग्रेट करती हूँ इस चीज़ को कि मैंने ब्रांड वाली ज्वेलरी जिनके ऊपर लोगो लिखे हुए होते हैं, मीन्स ठीक है, यानी कि उनके नाम लिखे हुए होते हैं, मुझे अब वो कैरी करते हुए शर्म आती है। ठीक है, यानी कि एक तो होता है ना कि लोगो है, ठीक है, जिस तरह ये भी एक लोगो है जो मैंने पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो ठीक है, फ़ाइन, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। कुछ ज्वेलरी और कुछ स्कार्फ्स या कुछ बैग या शूज़ मैंने ऐसे लिए शौक़ में आके, शॉपaholic हूँ मैं, कि जिन पे उनके पूरे पूरे नाम लिखे हुए होते हैं। मैं यहाँ नहीं लूँगी, आपको पता है वो कौन से ब्रांड है जिनके पूरे पूरे नाम लिखे होते हैं। अब वो मुझे कैरी करते हुए शर्म आती है। मैं क्या करती हूँ, सपोज़ मैं उनको कैरी करूँ तो मैं उनको छुपा रही होती हूँ कि उसका नाम नज़र ना आए, उसकी बैक साइड उठा लूँगी, या अगर एयरिंग पे नाम लिखा हुआ है तो एयरिंग को छुपा लूँगी। ब्रोच तो मैं उस तरह के अब लगाती ही नहीं, और स्कार्फ्स को भी पूरा तय करके लेती हूँ कि किसी को नज़र ना आए। मुझे ये चीज़ अब थोड़ी बुरी लगने लग गई है। हमें कुछ भी पहनना चाहिए, वो हमारी पर्सनालिटी पे अच्छा लगेगा, हमें लोगोस के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो जितनी शॉपिंग है मेरी, उसे देख के मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपने पैसे ज़ाया किए और मुझे ये इतने बड़े बड़े नामों वाले स्कार्फ्स और इतने बड़े बड़े नामों वाले बैग्स नहीं लेने चाहिए थे। ये बैड शॉपिंग है। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताइए कि ये एक हमने हुलिया के ऊपर ही बात की, ओवरऑल अगर फीमेल जर्नलिस्ट की बात करें, जब वो इस फील्ड में आ जाती है तो उनसे तवक्को एक इस तरह की होती है कि एक मखसूस लहजे में बात करनी है, एक मखसूस अटायर पहनना है, क्या ये बहुत ज़रूरी है? अच्छा, व्हेन आई वाज इन द फील्ड तो मेरी मदर इतनी कंसर्न होती थी कि वो मुझे शलवार कमीज़ के साथ सैश पिन अप करके भेजती थी दुपट्टे की। मैं इतनी छोटी होती थी कि मेरे शोल्डर्स पे दुपट्टा भी नहीं टिक रहा होता था। तो मैं कहती थी, अम्मी आपको क्या है ना, आप इस तरह क्यों करती हैं ना? अम्मी कहती है नहीं, ये इस तरह करना चाहिए, इसी तरह जाना चाहिए ना। कपड़े बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फील्ड रिपोर्टिंग के अंदर। आपको बिल्कुल भी ट्यूनिक्स और छोटी छोटी शर्ट्स, जीन्स, इस तरह की चीज़ें पहन के फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम उसको नहीं कबूल करती। आपको ये चाहिए कि आप कुर्ता पहनें, फिर उसके साथ आप जीन्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि जीन्स का एक ऐसा लिबास है ना, कुछ भी हो जाए वो फटता नहीं है, आपके साथ कोई मतलब इसहाप नहीं हो सकता। स्मार्टी और ट्राउज़र में वो हो सकता है काम करते हुए, या कोई इंजरी हो जाए, या कोई ब्लास्ट हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो रिपोर्टर को ऐसे कपड़ों में होना चाहिए कि जो ईज़िली फट ना सकें। ठीक है, लॉन्ग कमीज़ होनी चाहिए उनकी, और साथ में जो है उनका कोई स्मार्टी ट्राउज़र या कोई जीन्स होनी चाहिए, साथ में उनको जॉगर्स पहनने चाहिए। छोटा सा स्कार्फ गले में ज़रूर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो कहीं सर पे भी लेना पड़ सकता है। कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे इस चीज़ की नई एक्सेप्टेबिलिटी कि लड़कियां जो हैं वो बहुत मॉडर्न उसके अंदर जाएं, और औरतों और लड़कियों को ये करना भी नहीं चाहिए। हर इलाके की अपनी सकाफत होती है, उसका एहतराम करना चाहिए। मैं सैश बना के दुपट्टा लिया करती थी, लेकिन जब मैं KPK या ऐसी जगहों पर जाती थी तो मैं फिर सर ढक के जाती थी। बुर्का तो नहीं पहनती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास था भी नहीं बुर्का। लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने किसी ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना है जो कि उस तरह से हमारी सोसाइटी की तरह के नहीं है, तो उनकी सोसाइटी का एहतराम करें और मुकम्मल लिबास पहन के जाएं। मैं ये देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा रिवीलिंग लिबास पहन के फील्ड में जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। आपने नीचे भी होना है, अपने ऊपर भी होना है, बिकॉज आप अपनी कोई कैमरा फिक्स कर रहे हैं, आप अपने शू लेस बांध रहे हैं, आप कोई माइक को वो कर रहे हैं, तो आपका कोई बॉडी पार्ट किसी को नज़र नहीं होना चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। आपके क्लोथ्स जो हैं वो कवर्ड होने चाहिए। अगर आप एंकर हैं तब आपका लिबास डिफरेंट होता है, अगर आप जर्नलिस्ट आपका लिबास डिफरेंट होता है, रिपोर्टर हैं डिफरेंट होता है, कैमरा मैन है डिफरेंट होता है। सो मैं ये प्रेफर करती थी कि मैं स्मार्टी पहनूँ, साथ कुर्ता पहनूँ, साथ दुपट्टा पहनूँ, ठीक है, और अगर कहीं सर पे भी लेना होता था तो फ़ौरन सर पे ले लेती थी, क्योंकि किसी जगह फौदगी हुई हुई है, ब्लास्ट हुआ हुआ है, आप फुल मेकअप करके ट्यूनिक पहन के स्लीवलेस के अंदर, हाफ स्लीव्स के अंदर नहीं जा सकते। आप किसी के जज्बात का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर वहाँ पे मैयत है, बिल्कुल उस तरह के कपड़े पहन के जाएं कि लगे कि आप भी उनके सोग में शरीक हैं, और अगर वो बात नहीं करना चाह रहे तो प्लीज़ अपनी खबर या पैकेज के लिए उनको तंग मत करें।
उसी वक्त वो चीज़ छोड़ दें। जब यहाँ पर जहाज़ गिरा था, मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और मैंने सर पर दुपट्टा पहना हुआ था। मैं 5-6 फैमिलीज़ के घर गई, 2 फैमिलीज़ ने बात की, 3 ने मना कर दिया, मैंने फातिहा ख़वानी की और वापस आ गई। मैंने बिल्कुल उनके साथ कुछ वो नहीं किया, क्योंकि वो एक पैनिक और हादसे में है, आप उन्हें तंग नहीं कर सकते। बट रिपोर्टर्स सबको बहुत मुनासिब ढका हुआ लिबास पहनना चाहिए, क्योंकि फील्ड में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर लाठी चार्ज हो गया था, तो अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए होते तो मेरे कपड़े तो फट जाते। सो वन हैव टू कवर हिज और हर सेल्फ कम्प्लीटली, और जूते ऐसे पहने कि आपके पैरों पे इंजरी ना आए। मैं अक्सर फ्लिप फ्लॉप पहन के जाती थी, छोटे से सोल वाले, लेकिन जब मुझे वहाँ पे इंजरी हुई पैर पे लाठी चार्ज में, उसके बाद से मुझे सबक मिला। फिर मैंने स्नीकर, जॉगर्स या जिस तरह होता है ना हमारे कैनवस के शूज़ होते हैं उस तरह के, फिर मैंने वो पहनना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे अनकम्फर्टेबल बहुत होती थी, लेकिन अपने पाँव भी तो बचाने हैं ना आपने, कि कोई आप के ऊपर ना आप धक्कम पेल में पैर ना दे दे, आपको डंडा ना लग जाए, आपको चोट ना लग जाए, फिर कोई चीज़ ना आपको काट जाए। जैसे आप सैलाब कवर करने चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग बूट्स पहनने चाहिए कि आपको कोई सांप ना काट जाए, कोई इस तरह की चीज़। तो हर जगह जाने का लिबास भी अलग अलग होता है। आई थिंक दिस वाज वेरी इंसाइटफुल, और जितने भी लोग देख रहे हैं बड़ी आपने उनको टिप्स दे दिए हैं। पर जब ये जो आप बात करें, दिस इज़ एथिकल जर्नलिज्म, मतलब ये तो एक बेसिक्स हैं जो लोगों को पता होने चाहिए जी। डू यू थिंक इनके ऊपर आजकल अमल दरामद उस तरीके से हो रहा है, या सिर्फ रेटिंग्स के चक्कर में लोग इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को असाइड रख के कुछ भी कर रहे हैं? लोग जितना यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर मैस कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस होता है कि दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म। किसी की बेइज्जती करना, किसी की किरदार कशी करना, किसी की धज्जियाँ उड़ाना इज़ नॉट जर्नलिज्म। मैं यूट्यूब जब एडिट करवा रही होती हूँ अपनी वीडियो, तो कभी कभी मुझे एडमिन कहती है कि आप ना ये बड़ी कोई कैची लाइन लिख दें लिंक पे क्लिक करने के लिए। मैंने कहा नेवर, दिस इज़ नॉट माई स्टाइल। अगर नहीं हिट आ रहा उस पर तो ना आए, क्योंकि मुझे हज़ारों लोग ट्विटर और फेसबुक पे देख जाते हैं। अगर मैं यूट्यूब की ऑडियंस के लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ सकती। अच्छा, जवेरिया, बिफोर आई मूव ऑन टू अ फन सेगमेंट, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप बात करिए अपने स्टाइल की, हर राइटर का एक अलग स्टाइल होता है, हर स्पीकर का एक अलग स्टाइल होता है। जवेरिया की यूएसपी क्या है, स्पेशलिटी क्या है? मेरी है ह्यूमन, इंसान, और उसके बाद जानवर, और उसके बाद पौधे। ये 3 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। मैं जानवरों के हकूक़ के लिए भी लिखती हूँ, मैं माहौलियात के लिए बहुत लिखती हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसान। ओके। तो ये 3 चीज़ें मेरी मेन फोकस हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एविएशन, जेट्स। वो मैं देख रही हूँ, अभी पीछे एक पेंटिंग भी है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ, इसकी थोड़ी सी हमें बताइए क्या? एक्चुअली ये तो सोवेनियर है एयरफोर्स की तरफ से, और ये 27 फरवरी की याद दिलाता है कि जब अभिनंदन का जो है वो जहाज़ गिराया गया था, और ये इस पर यही बना हुआ है कि जब उसका जहाज़ गिराया गया था और वो अपने मिग से जो है इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो मेरे पीछे पेंटिंग है, ये हुसैनी ने बनाई है, जो कि बहुत बड़े पेंटर हैं और रिटायर्ड जो है ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स के। वो सिर्फ एविएशन जो है पेंटिंग करते हैं। इसमें भी यही आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो मिग गिरा रहा है अभिनंदन का, और अभिनंदन जो है इसे इजेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा तारीखी दिन था कि हमने एक दिन में उनके 2 जहाज़ गिराए, और इसके साथ उनका एक चॉपर भी जो है वो क्रैश हुआ। तो इसके हवाले से मैंने काफ़ी लिखा भी, रिपोर्टिंग भी की, आर्टिकल्स भी लिखे। तो मेरे दिल के करीब है इस तरफ जी, एयरफोर्स की तरफ। राइट। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी, सिंपल दिस और दैट में आप मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना। ओके। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब? नेटफ्लिक्स तो नहीं, यूट्यूब। ओके। फ्राइड अंडा या ऑमलेट? ऑमलेट। वैसे कुकिंग आती है आपको? बहुत थोड़ी सी। ओके। फेसबुक, ट्विटर? ट्विटर। मुबशर लुकमान या कामरान शाहिद? मैं दोनों का शो नहीं देखती, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे मैं फॉलो कर रही हूँ तो दैट्स मुबशर लुकमान, और उनका बागी टीवी अच्छा वो कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग या स्टोर जाके शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग, आई प्रेफर दैट। ओके। ओशंस या माउंटेन्स? आई लव माउंटेन्स। ओके। इस पे मेरी जो ठंडी है उससे यू कैन इमेजिन हाउ मच आई लव माउंटेन्स, बिकॉज आई वाज रेज्ड इन मरियन भूरबन। मेरी अर्ली स्कूलिंग वहाँ पे हुई थी, तो आई लव माउंटेन्स। ओके ओके। बिरयानी, पुलाव? बिरयानी। अगर जवेरिया सिद्दीकी अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करें, आप कौन है? इमोशनल, केयरिंग एंड हेल्पफुल। ये मेरे दोस्त मेरे बारे में कहते हैं। और अगर आप मेरे बारे में मुझसे अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन लें, हाईली इमोशनल, बहुत जल्दी रोना आ जाना और बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, मुझे अपने ये 3 ट्रेड ज़्यादा नज़र आते हैं। वेरी शॉपोहॉलिक, कोई ख्याल नहीं होता बजट का। लेकिन मेरे फ्रेंड्स और मेरे फॉलोअर्स ये कहते हैं कि आई एम सपोर्टिव एंड हेल्पफुल एंड केयरिंग। राइट। अच्छा, मुझे लगता है कि
जब तक आपका वो इमोशनल क्वेश्चन नहीं है अगर किसी इंसान में, तो वो ये काम कर ही नहीं सकता जो आप कर रही हैं। Right, तो Arka. you're right about that. You're Yes. sensitive and a very lively person and lovely person to meet. मैं बताना चाहूँगी this is my first interaction with you live इस तरीके से, but मुझे लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहले कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, ये So लग रहा है हम thank- बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। Exactly. So thank you so much, Avelia. You're welcome. You're an amazing host and obviously a great journalist. Thank you so much for giving us time. Thank you so much. This is it from this episode. Inshallah, see you next week with another guest. तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।